नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम IAS अकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम अलाउद्दीन और मंगोलों के बीच हुए संघर्ष को देखेंगे। हम यह समझेंगे कि कैसे अलाउद्दीन एक लंबे समय तक मंगोलों के आक्रमण को रोक पाता है और भारत की जो उत्तर पश्चिम की सीमा है उस सीमा की सुरक्षा कर पाता है। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूँ आपका अपने इस YouTube चैनल पर। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए हो प्लीज डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। उस लिंक के माध्यम से आप WhatsApp चैनल पर जुड़ सकते हैं जहां पर आपको PDF प्रोवाइड की जाएगी। तो गुलाम वंश को हम देख चुके हैं, खिलजी वंश को हम देख रहे हैं, इसके बाद हम तुगलक को देखेंगे, फिर सैयद और फिर लोदी। ये चार आपको जरूर याद रखने हैं। उसके बाद मुगल वंश, फिर सूरी वंश और अंततः फिर से मुगल वंश हम देखेंगे। अब हम देखते हैं कि मंगोलों के आक्रमण किस प्रकार से हो रहे थे। जब हम समय देखते हैं 13वीं और 14वीं शताब्दी का, तो इस समय काल में मंगोल बार बार भारत पर आक्रमण कर रहे थे और आक्रमण का जो लक्ष्य था वह यह था कि भारतीय संपत्ति को वह लूटना चाहते थे। इसी दौरान हम देखते हैं कि जब अलाउद्दीन का शासनकाल होता है 1296 से 1316 तक, उस समय भी मंगोलों के बहुत सारे आक्रमण होते हैं और मंगोलों के आक्रमण से अलाउद्दीन भारत की सुरक्षा करता है। जो यह मंगोल आक्रमणकारी थे यह प्रारंभ कब से होते हैं, तो 13वीं शताब्दी में जब हम देखते हैं तो 1221 में चंगेज खान का हमला हुआ था, मतलब अलाउद्दीन से भी पहले। लेकिन चंगेज खान पंजाब से आगे नहीं बढ़ता है और वापस हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जब अलाउद्दीन का शासनकाल होता है उस समय भी मंगोलों के कई सारे आक्रमण होते हैं, खास करके भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर। लक्ष्य क्या है? समृद्ध क्षेत्र को लूटना है और वहां पर अपना नियंत्रण स्थापित करना है। यह दो लक्ष्य हैं मंगोलों के आक्रमण के, और भारत पर वह अपनी पकड़ को मजबूत बनाना चाहते हैं और वहां से बहुत सारी संपत्ति को लूटना चाहते हैं। अब हम देखते हैं मंगोलों के वो सारे आक्रमण और उन आक्रमणों पर अलाउद्दीन किस प्रकार से रिस्पॉन्स करता है। उन आक्रमणों पर उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला आक्रमण अलाउद्दीन के समय 1299 में मंगोलों का आक्रमण होता है। इस समय जो मंगोल सेना है उसका नेतृत्व कर रहा था कुतुलुक ख्वाजा और यह दिल्ली पर आक्रमण करना चाह रहा था। जो मंगोलों की सेना थी वह काफी बड़ी सेना थी, उसमें बहुत सारे सैनिक थे और वह धीरे धीरे दिल्ली तक के क्षेत्र तक पहुंच गए। उन्होंने दिल्ली के बाहर डेरा डाल दिया और दिल्ली की घेराबंदी कर दी। इसीलिए इस लड़ाई को भी दिल्ली की घेराबंदी कहा जाता है। तो मंगोलों ने दिल्ली को घेर लिया, लेकिन अलाउद्दीन ने बड़े साहस के साथ काम लिया और मंगोलों को रिस्पॉन्स किया। अंततः मंगोल हार जाते हैं और यह अलाउद्दीन की एक बहुत बड़ी जीत होती है। फिर समय होता है 1303 का। यह वही समय है अलाउद्दीन चित्तौड़ के अभियान पर व्यस्त था। तो इस बार फिर से दिल्ली पर हमला किया जाता है। दिल्ली के जो आसपास के क्षेत्र हैं वहां पर मंगोलों द्वारा बहुत तबाही मचाई जाती है। अंततः अलाउद्दीन वापस होता है और वापस होकर वह दिल्ली की सुरक्षा करता है। मंगोलों ने इस बार भी दिल्ली को घेरा था, लेकिन अलाउद्दीन के साहस के कारण मंगोलों को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। फिर हम देखते हैं 1306-1307 के मध्य। इस समय भी मंगोलों का आक्रमण होता है, लेकिन इस बार अलाउद्दीन ज्यादा तैयार होता है क्योंकि मंगोलों के आक्रमण लगातार हो रहे थे। तो अलाउद्दीन भी अपनी नीतियां इस प्रकार से बनाता है कि वह मंगोलों के आक्रमण से निपट पाए। वह अपनी तैयारी भी इस तरह से रखना शुरू कर देता है कि जब भी मंगोलों का आक्रमण हो वह उससे अपने क्षेत्र की सुरक्षा कर सके। इस समय जो दिल्ली सल्तनत है वहां का सेनापति है जफर खान, और यह जफर खान मंगोल सेना को पंजाब में रोक देता है। वहां पर मंगोलों को इस बार करारी शिकस्त मिलती है। इससे पहले जो भी आक्रमण हो रहे थे उसमें दिल्ली सल्तनत अपनी सुरक्षा कर रही थी, लेकिन इस बार के आक्रमण में मंगोलों को पीछे हटना पड़ता है और मंगोलों को यहाँ पर करारी शिकस्त मिलती है। एक चीज आप यहाँ और ध्यान रखेंगे, यह जो जफर खान है यह ज्यादा फेमस इसलिए हुआ था क्योंकि वह इस युद्ध में मारा गया था। तो एक तरह से शहादत कही जाती है कि मंगोलों के आक्रमण से भारत की सुरक्षा करने के लिए दिल्ली सल्तनत की तरफ से जफर खान लड़ता है और अपनी कुर्बानी देकर दिल्ली सल्तनत की सुरक्षा करता है। तो इसलिए यह ज्यादा फेमस है। इस बार भी मंगोलों को पीछे हटना पड़ता है। फिर होता है 1311 का आक्रमण। इस समय जो अलाउद्दीन की सेना है वह और ज्यादा मजबूत है और बहुत मजबूत तरीके से जो मंगोलों की सेना है उसको पराजित कर देती है। इससे हम देख पाते हैं कि जो मंगोलों का आक्रमण है वह कुछ समय के लिए या एक बहुत लंबे समय तक के लिए रुक जाता है। तो इस तरह हम देख पाते हैं कि जब भी मंगोलों के आक्रमण हो रहे हैं अलाउद्दीन के शासनकाल में, तो अलाउद्दीन बहुत अच्छे तरीके से उन आक्रमणों से दिल्ली सल्तनत की सुरक्षा करता है। पहले वह अपने क्षेत्रों की रक्षा करता है, लेकिन धीरे धीरे वह अपनी सेना को इस तरह से संगठित करता है। यहाँ पर हमको अलाउद्दीन का नेतृत्व देखना होगा, क्योंकि अलाउद्दीन तैयारियां करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको पता है कि दिल्ली पर बार बार अब आक्रमण होंगे। तो वह इस तरह की तैयारियां करता है
कि जब मंगोलों के आक्रमण होते हैं तो वह मंगोलों को पराजित कर सके, इस लेवल तक अपनी सेना को तैयार करता है। अलाउद्दीन किस तरह की रणनीतियां अपनाता है उसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले जितने भी प्रमुख शहर हैं उनकी किलेबंदी करता है, मतलब अपने शहरों की सुरक्षा सबसे पहले या सुनिश्चित करता है। इसके लिए वह चारों तरफ बहुत सुरक्षित दीवारें बनवाता है, बड़ी दीवारें बनवाता है जिससे किलों की सुरक्षा हो सके। तो पहले वह अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। उसके बाद वह स्थायी सेना का गठन करेगा, एक ऐसी सेना जिसको नगद वेतन दिया जाएगा और वह लगातार तैयार रहेगी या हर समय तैयार रहेगी किसी भी आक्रमण से निपटने के लिए। उसके बाद खुफिया तंत्र का विकास किया जाएगा। यह खुफिया तंत्र समय पर और सटीक जानकारी देने का काम करता था, मतलब शत्रु की क्या रणनीति है, शत्रु किस तरह से योजनाएं बना रहा है, किस तरह आक्रमण वह कर सकता है, यह सब कुछ खुफिया तंत्र के माध्यम से पता लगाया जाता था। तो इस चीज को भी अलाउद्दीन ने विकसित किया। उसके साथ साथ एक व्यवस्था स्थापित की, रिवाजे गिरान की जो व्यवस्था है, इसके तहत जो सेना है उसका बार बार ऑडिट किया जाता था। इसमें चेक किया जाता था कि घोड़ों की जो संख्या है वह सही है कि नहीं, सही नस्ल के घोड़े इस्तेमाल हो रहे हैं कि नहीं, सैनिकों की जो संख्या है, उनके पास जो हथियार है वह सब कुछ ठीक से है या नहीं। तो बार बार यह ऑडिट करके चेक करता था कि उसकी सेना क्या तैयार है या नहीं है। तो इस तरह हम देख पाते हैं कि अलाउद्दीन रणनीति बनाकर मंगोलों से भारत की रक्षा करता है। अब हम देखें कि अलाउद्दीन की जो यह नीति है उस नीति का मंगोलों पर क्या प्रभाव पड़ा। इस नीति के कारण जिस तरह से वह भारत की सुरक्षा की नीति बनाता है या दिल्ली सल्तनत की सुरक्षा की नीति बनाता है, जिससे वह दिल्ली सल्तनत को मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षित रख पाए, उसमें हम देख पाते हैं कि उत्तर भारत में वह इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से लागू कर पाता है और जो उत्तर भारत का क्षेत्र है वह सुरक्षित हो पाता है मंगोलों के आक्रमण से। इससे जो उसका शासन है वह बहुत शक्तिशाली होता है और इन सब कारणों से उसकी अंततः आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होती है। अब हम समझें कि जो इतिहासकारों का मत है वह क्या है, कि मंगोल आक्रमण पर जो इतिहासकारों का मत है वह क्या कहना चाह रहे हैं। इनमें मिलता है आपको जियाउद्दीन बर्नी कहते हैं कि अलाउद्दीन एक कुशल योद्धा था, एक अच्छा रणनीतिकार था और इसी के कारण मंगोलों से वह भारत की या दिल्ली सल्तनत की सुरक्षा कर सका। जियाउद्दीन बर्नी की किताब तारीख फिरोज शाही आप ध्यान रखिएगा। अमीर खुसरो के विषय में अगर हम देखें तो वह कहते हैं कि इन्होंने अच्छा नेतृत्व प्रदान किया और जो सैन्य रणनीतियां बनाई उसके कारण दिल्ली सल्तनत की सुरक्षा हो सकी। अमीर खुसरो अलाउद्दीन का दरबारी कवि था और इसने एक पुस्तक लिखी थी खजाइन उल फुतूह। अशरवदी लाल श्रीवास्तव कहते हैं कि जो यह खिलजी की रणनीति थी इसमें उन्हें सैन्य व्यवस्था और जो प्रशासनिक कुशलता है वह अलाउद्दीन की दिखती है। इनकी भी फेमस पुस्तक है मध्यकालीन भारत का इतिहास। के.एस. लाल लिखते हैं अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ खिलजी में कि अलाउद्दीन ने जो यह सैन्य सुधार किए और जो प्रशासनिक नीतियां बनाई उसी के कारण दिल्ली सल्तनत मंगोलों के खतरे से बची रह सकी। इरफान हबीब कहते हैं कि जो इन्होंने आर्थिक सुधार किए, सैन्य सुधार किए, कीमतों को नियंत्रित किया, भूमि व्यवस्था को अच्छे तरीके से लागू किया, इन सब कारणों से मंगोलों के आक्रमण से भारत की सुरक्षा हो पाई। तो इस तरह हम देखते हैं कि अलाउद्दीन की जो यह रणनीति है मंगोलों के खिलाफ वह किस तरह से भारत की सुरक्षा कर पाता है या दिल्ली सल्तनत की सुरक्षा कर पाता है वह हम देख पा रहे हैं। इसके साथ साथ जो इतिहासकारों का मत है वह भी हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।